नमस्कार, मैं नीरज यादव। आज 8 दिसंबर है। किसानों ने पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है। कल 9 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच पुनः वार्ता होनी है। देश के किसान अपने खेत खलिहानों से निकलकर दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर पर आ डटे हैं। इन किसानों ने दिल्ली को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाले मार्गों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बार किसान अपने मजबूत इरादों के साथ दिल्ली आए हैं। ये किसान विरोध में है सरकार द्वारा पारित 3 कानूनों के। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट और तीसरा कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने ये तीनों कानून बिना किसी सलाह मशवरे के पारित कर दिए हैं, जो कि अलोकतांत्रिक है। वह इन कानूनों से किसानों का भला होने की बजाय दुर्गति ज्यादा होगी। इन कानूनों में किसानों की मांगों को जगह नहीं मिली है। किसान संगठन लंबे समय से कई मांगों को लेकर आवाज उठाते आए हैं। ये मांगे फसल की उचित कीमतों को लेकर हैं, मंडी सुधारों को लेकर हैं, किसानों पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर हैं, पराली जलाने पर होने वाली सजा को लेकर हैं, बिजली बिलों को लेकर हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित हैं, वेयर हाउसिंग तंत्र को मजबूत करने के क्रम में है। लिस्ट बहुत लंबी है, जिसे किसान लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्वक तरीके से सरकार और जनता के समक्ष रख रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक अपनी बात को सरकार और जनता के सामने रखना लोकतंत्र को मजबूत करता है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्वक रखी गई बात सुनी जानी चाहिए। किसानों के मुद्दों पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार किसानों की बात काफी मुश्किलों के बाद सुन रही है। अब देखना यह होगा कि किसान और सरकार के बीच हो रही वार्ता का हल क्या निकलता है। यहां क्रमिक तौर पर विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि किसानों के मुद्दे क्या हैं। देश का किसान कई दशकों से अपनी फसल की कीमतों को लेकर मांग उठाता आया है। फसल की कीमतों को लेकर देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के समय से है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी, इसको मजबूती मिली साल 1966 में। इस दौर में देश भुखमरी के हालातों से गुजर रहा था। आवश्यकता थी कि देश में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया जाए, जिससे देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और देश की भुखमरी जैसी विकराल समस्या से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। इसके लिए सरकार ने किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था दी, जिससे किसान अधिक से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करें और उसे अपनी उपज का एक उचित मूल्य मिल सके। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य तब से ही सरकार की पॉलिसी के रूप में रहा, परंतु कानून के रूप में जगह न बना पाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कैलकुलेशन को लेकर भी काफी गतिरोध रहा है। किसानों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूरी लागत को इंक्लूड नहीं किया जाता है और किसान को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। किसान का इस मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। तब स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया, जिसने 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार और जनता के सामने रखी। स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी को रैशनलाइज करते हुए एक व्यवस्था दी, जिसमें कहा कि फसलों की उपज की कीमतों का निर्धारण C2 कॉस्ट के आधार पर हो और किसानों को C2 कॉस्ट के ऊपर 50% लाभ दिया जाए। स्वामीनाथन आयोग का C2 कॉस्ट से मतलब था कि उपज के मूल्यों के निर्धारण के लिए परिवार के द्वारा की गई मजदूरी की कीमत, जमीन का किराया,
कृषि उत्पादन क्रिया में लगने वाले कैपिटल पर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस फीस को कॉस्ट अकाउंटिंग में जोड़ा जाए। किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग के इस प्रस्ताव को लागू करवाने को लेकर अपनी मांगें लगातार उठाते आए हैं, परंतु अभी तक किसी भी सरकार ने इसके आधार पर एमएसपी का निर्धारण नहीं किया है। हालिया दिनों में सरकार द्वारा पारित किए गए इन तीनों कानूनों में भी एमएसपी को लेकर कोई जिक्र नहीं है। इसको लेकर किसान नाराज है, क्योंकि किसानों का मानना है कि यदि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर गारंटी मिलती है तो किसान की काफी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वर्तमान में भारत सरकार 23 फसलों पर एमएसपी का निर्धारण करता है, परंतु खरीद सिर्फ कुछ ही फसलों पर होती है, जैसे कि गेहूं, धान, दलहन। परंतु किसानों को अभी भी अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जो कि किसानों की गरीबी में रहने का एक मुख्य कारण है। 2015 में शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में सिर्फ 6% कृषि उत्पादन ही ऐसा है जो एमएसपी पर खरीदा जाता है। इससे यह साफ स्पष्ट है कि देश का किसान अपने उत्पाद को एमएसपी पर तो बेच नहीं रहा है, अतः किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसे दिलवाना अत्यंत आवश्यक है। किसानों का मानना है कि सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नीति आयोग की 2015 में छपी रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड मेकिंग फार्मिंग रेम्युनरेटिव फॉर फार्मर्स रिपोर्ट सरकार को एमएसपी को हटाने और प्राइवेट प्लेयर्स को समाहित करने का सुझाव देती है। हालांकि सरकार कई मौकों पर एमएसपी को बरकरार रखने को कह चुकी है, परंतु किसानों में इसको लेकर विश्वास कायम नहीं कर पा रही है। किसानों की दूसरी मांग मंडियों से संबंधित है। आजादी के बाद जब देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो पूरे देश में मंडियों के एक तंत्र को खड़ा करने की जरूरत महसूस की गई। एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडी सिस्टम को खड़ा किया गया, परंतु मंडियों का पूरा सिस्टम देश के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में ही सिमट कर रह गया। यह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। देश के बाकी के हिस्सों में एक बेहतरीन मंडी सिस्टम डेवलप नहीं है। ऐसी स्थिति में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों का कहना है कि वर्तमान में जो ये तीनों कानून हैं वो इस मंडी सिस्टम को खत्म करेंगे, और यदि मंडी सिस्टम खत्म होता है तो किसानों की स्थिति इन राज्यों में भी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि यह देखने में आया है कि जिन राज्यों में मंडी सिस्टम नहीं है उन राज्यों की किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पर बिहार के किसानों की मंथली आय 4-4.5 हजार के आसपास रुपए के आसपास है। वहीं जिन जगहों पर मंडी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है उन क्षेत्रों के किसानों की आय प्रति महीना 12,000 रुपए से ऊपर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन जगहों पर मंडियां नहीं है वहां पर व्यापारी अपने मनमाने ढंग से किसानों की फसलों को खरीदते हैं और उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता है। किसानों का कहना है कि यदि देश में वर्तमान मंडी सिस्टम के पैरेलल अगर प्राइवेट मंडी सिस्टम को खड़ा किया गया तो शुरुआत में तो किसानों को फायदा होगा, परंतु लंबे समय में किसान नुकसान में रहेंगे। वर्तमान में मंडियां ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी योगदान देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन से जुड़ी सेवाएं जैसे कि सड़कों का निर्माण भी मंडी समितियां ही करती हैं, जो कि प्राइवेट लोगों द्वारा होना संभव नहीं है। अतः देश में मंडी सुधार होने चाहिए। एक बेहतरीन और मजबूत मंडी सिस्टम उन क्षेत्रों में भी खड़ा हो जहां पर यह अभी कमजोर है। यह मांग किसानों की बहुत लंबे समय से रही है और किसानों का मानना है कि ये तीनों कानून इस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। देश में जमाखोरी और मुनाफाखोरी को खत्म करने के लिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को 1955 में लाया गया। इस कानून का उद्देश्य साफ था
कि देश में जमाखोरी को खत्म करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिसमें भंडारण की एक स्टॉक लिमिट लगी हो, जिससे बाजार में कृषि उत्पादों की मांग एवं पूर्ति का संतुलन बना रहे। इससे बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें कुछ इस प्रकार बनी रहे जिससे न तो ग्राहक को ज्यादा नुकसान हो, न ही किसानों को ज्यादा नुकसान हो और व्यापारी भी एक उचित मुनाफा कमा सके। वर्तमान सरकार ने कृषि उत्पादों को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर निकाला है। इस पर किसानों का कहना है कि इससे देश में जमाखोरी बढ़ेगी और जमाखोरी के माध्यम से मुनाफा बढ़ेगा। किसानों का कहना है कि जब कोई कृषि उत्पाद बाजार में आता है तो उस समय उस पर्टिकुलर उत्पाद की कीमतें कम होती हैं। यदि स्टॉक लिमिट नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में उसका भंडारण कितनी भी मात्रा में बहुत लंबे समय के लिए किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में उस पर्टिकुलर उत्पाद की बाजार में मांग एवं पूर्ति के बीच एक असंतुलन आ जाएगा। फलस्वरूप कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी और इससे आम जन को ज्यादा नुकसान होगा। वहीं यदि किसान अपनी उपज का भंडारण करना चाहे और इन बढ़ी हुई कीमतों का मुनाफा लेना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्तमान में भारत में भंडारण व्यवस्था इतनी सुंदर, सुगम और किसानों की पहुंच में नहीं है। वर्तमान स्थिति में भी यदि भंडारण क्षेत्र को देखा जाए तो देश में बड़े बड़े वेयरहाउसेस व कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, परंतु इनकी क्षमता इतनी नहीं है कि पूरी उपज का उचित भंडारण हो सके। इन वेयरहाउसेस में सिर्फ बड़े किसान ही भंडारण कर पाते हैं और उनकी भी संख्या पूरी वेयरहाउसिंग कैपेसिटी की तुलना में बहुत कम है। ज्यादातर वेयरहाउसेस कोल्ड स्टोरेज में बड़े ट्रेडर और उद्योगपति रिजर्वेशन करवा कर रखते हैं, जो कि पूरे साल तक चलता है और किसान को उचित जगह नहीं मिल पाती है। वह देश के कुल कृषि उत्पाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा उचित भंडारण व्यवस्था न मिलने के कारण खराब हो जाता है। इसलिए देश में एक मजबूत वेयरहाउसिंग तंत्र की भी आवश्यकता है। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित एक कानून लाई है। हालांकि देश के कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से खेती हो रही है, परंतु इस चीज को लेकर भी किसानों का अपना मत है। इनका कहना है कि बड़े उद्योगपति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से पहले से निर्धारित एक कीमत पर किसानों से फसल को उगवाएंगे। फसल के पकने के बाद उसी निर्धारित कीमत पर उस फसल को खरीदेंगे। परंतु यदि बाजार स्थितियों को देखते हुए अगर किसानों और कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई विवाद होता है तो उस स्थिति में किसान के पास ऐसा अधिकार नहीं होगा कि वह कोर्ट में जाकर अपील कर सके। इसके लिए किसानों के अनुसार कानून में यह व्यवस्था की गई है कि विवाद की स्थिति में एसडीएम डीएम के स्तर पर ही विवाद का निपटारा होगा, परंतु कोर्ट में इसकी अपील नहीं की जा सकती। इतिहास के उदाहरणों को उठाकर यदि हम देखें तो अंग्रेजों के समय नील की खेती की जो व्यवस्था थी वह कुछ इसी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित थी, जिसमें किसान को नुकसान ज्यादा होता था, जो बाद में जाकर नील की क्रांति के रूप में तब्दील हुआ। अतः किसी भी विवाद के निपटारे के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जो कि समान हो व किसान के पास उचित रास्ते भी हों, जिससे किसान ठगा सा महसूस ना करे। इन तीनों बिलों के पास होने के बाद सरकार का पक्ष है कि इन तीनों बिलों से किसान को फायदा होगा, उसकी आय दोगुनी होगी, छोटे किसान ज्यादा फायदे में होंगे, खरीद सीधी किसानों से हो पाएगी, वहीं देश में दूसरे कृषि उत्पादन को जगह मिलेगी। उदाहरण के तौर पर देश में दाल और तिलहन का उत्पादन मांग से भी कम है और आयात करना पड़ता है। इससे दालें और तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा। वहीं इन तीनों कानूनों से पूरे देश में कृषि उत्पादों की प्राइसिंग पॉलिसी समान हो जाएगी और इस सब से किसानों को भी फायदा होगा।
किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कर्ज में रहना, जिसकी मुख्य वजह है कि ऊंची कीमत पर लोन का मिलना और फसल की उपज का साल दर साल उचित मूल्य न मिल पाना, जिसकी वजह से किसान हमेशा कर्ज में ही दबा रहता है। जब कर्ज देने की स्थिति में नहीं होता तो किसान आत्महत्या भी कर लेता है। हालांकि 60 के दशक में किसानों के लिए लोन को सुगम बनाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों की स्थापना की गई। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भी की गई। हालांकि सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की व्यवस्था भी की, जिसमें बैंकों द्वारा की जा रही कुल लैंडिंग का 18% हिस्सा सिर्फ कृषि क्षेत्र को ही करना होता है, परंतु छोटे व मझोले किसानों को इससे फायदा कम ही मिल पाया है। वे अभी भी साहूकारों के चंगुल में ऊंची दर पर लोन लेने को विवश है, परंतु जैसे तैसे किसान कर्ज लेकर फसल तो उगा लेता है, परंतु जब अपनी उपज को बाजार में बेचने जाता है तो उचित कीमत नहीं मिलती। इसे हम पहले समझ चुके हैं। किसान कर्ज में डूबा रहता है। किसानों की कर्ज की स्थिति से लेकर कर्ज की स्थिति से कैसे निपटारा किया जाए, इसको लेकर भी ये तीनों कानून चुप है। वहीं व्यवसायियों के नजरिए से यदि इन तीनों कानूनों को देखा जाए तो वर्तमान व्यवस्था में यदि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति देश के अंदर कृषि उत्पादों को लेकर खरीद फरोख्त करना चाहे तो उसे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि कृषि विपणन में हर राज्य के अपने नियम हैं, कानून है, टैक्स है व फीस है। इस सब को मेंटेन करने में किसी भी कंपनी या व्यक्ति की लागत बहुत ज्यादा होगी। यदि पूरे देश में सिर्फ एक पैन कार्ड से ही कृषि ट्रेड हो सके तो व्यवसायियों की लागत में कमी आएगी, परंतु लागत की कमी का मुनाफा किसे होगा ये स्पष्ट नहीं है। वहीं जब कंपनी या व्यवसायी पूरे देश के एक बहुत बड़े कृषि उत्पाद की खरीद करेगा तो उसे रखने के लिए भंडारण की आवश्यकता होगी। वहां पर वर्तमान व्यवस्था में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के माध्यम से एक स्टॉक लिमिट लगी हुई है, जिसके ऊपर कंपनी या व्यवसायी भंडारण नहीं कर सकता। अतः आवश्यकता है कि स्टॉक लिमिट को हटाया जाए, जो कि सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन करके हटाया है। वहीं बड़ी कंपनियां जब बाजार में ऑपरेट कर रही होंगी तो उन्हें बाजार की मांग का पता होगा और उस मांग के आधार पर पूर्ति के लिए किसानों से फसल उगाने को कहेंगे, जिसके लिए पूरे देश में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आवश्यकता होगी। अतः सरकार ने यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की है। वर्तमान में भारत का बाजार करीब $12 बिलियन का है, जिस पर पूरे विश्व की बड़ी कंपनियों की नजर है। अतः कृषि के एक बड़े बाजार को उनके लिए खोला जा रहा है। लॉकडाउन के समय देश की एक बहुत बड़ी कंपनी ने हालिया दिनों में रिटेल सेक्टर में कदम रखा है। ये वही कंपनी है जिसने 2 साल तक मोबाइल सुविधाओं को फ्री दिया था। इसी लॉकडाउन के समय इस विशेष कंपनी में पूरे विश्व से एक बहुत बड़ा निवेश आया है। स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के स्टॉक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जबकि पूरे देश में एक मंदी का माहौल है। अतः पूरे देश के किसान इन परिस्थितियों के आधार पर ज्यादा आशंकित हो गए हैं कि बिना उनकी मांग के यह कानून उन पर क्यों थोपे जा रहे हैं, जहां पर उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए किसान आंदोलन में है। तो क्या 1947 के बाद किसी भी सरकार ने किसानों की आवाज को नहीं सुना? हालांकि इस पर पूरा एक वीडियो बन सकता है, परंतु यहां मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि यदि एक नजर में देखा जाए तो किसी भी पार्टी की सरकार ने किसानों की तरफ झुकाव रखा ही नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि सुधार हुए, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पर 60 के दशक में, लेकिन उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारों का पूरा झुकाव औद्योगिक आधारित विकास पर ही रहा। इसमें किसान पिछड़ता चला गया और आज दयनीय स्थिति में पहुंच गया है।
इसके पीछे के कारण शायद रहा होगा कि उद्योगों को सस्ते मजदूरों की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति इन छोटे और मझोले किसानों से आसानी से हो सकती है। तो अब इन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है? तो सरकारों को समग्र कृषि सुधारों की तरफ ध्यान देना होगा। देश में शिक्षा को लेकर अलग है। कई इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, बीएड व अन्य पास कोर्सेज के कॉलेज खुल चुके हैं, परंतु कृषि शिक्षा को लेकर स्कूल और कॉलेज की काफी कमी है। स्किल डेवलपमेंट का एक हिस्सा यदि कृषि क्षेत्र की शिक्षा में लगे तो कुछ अमूलचूल सुधार कृषि क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र देश की 70% आबादी को रोजगार देता है। मोटे मोटे तौर पर जब पूंजी आधारित व्यवस्था की शुरुआत कृषि क्षेत्र में हो रही है तो किसानों को मिलने वाली अपनी उपज की लागत भी पूंजी आधारित ही होनी चाहिए व प्राइवेट ट्रेड रेगुलेटेड होना चाहिए, जिससे कि किसानों को भी उचित और निश्चित लाभ मिल सके। यानी कि या तो एमएसपी की गारंटी हो या फिर एमएसपी ऐसी होनी चाहिए जो किसानों को बार्गेन करने का एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। पूंजी आधारित व्यवस्था के आधार पर किसानों के लिए एक नई संभावना खड़ी हो रही है। या किसान फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओ या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्थापित करें और अपने उत्पादों का विपणन इनके माध्यम से करें। तीसरा, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को सुगम बनाया जाए व किसानों को और अधिकार दिए जाएं। इसके साथ साथ क्योंकि कृषि क्षेत्र काफी जटिल है, इसमें आने वाली काफी सारी स्कीम के बारे में किसानों को पता ही नहीं होता, अतः सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए जो किसानों के बीच में एक अभियान के तरीके से अवेयरनेस बढ़ा सके, जिससे किसानों को पता रहे कि मेरे लिए सरकार द्वारा ये लाभ दिए जा रहे हैं परंतु मुझे वास्तविकता में मिल नहीं रहे हैं, जिससे किसान जागरूक हो व अनुचित स्थितियों में भी अपनी आवाज को उठा सके। आपकी इन कृषि फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर क्या राय है, कृपया करके मुझे कमेंट्स में बताएं। और कौन कौन से सुधार हमारे देश में कृषि सुधारों के रूप में होने चाहिए, वो सुझाव भी आप मुझे कमेंट में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।